रसायन विज्ञान की सबसे कमाल की बात यह है कि ये साइंस की ऐसी फील्ड है जिसे हम इंसानों ने ये समझने के लिए बनाया है कि बेहद छोटे स्तर पर आखिर क्या हो रहा है। खास तौर पर हम परमाणु और यहाँ तक कि उप परमाणु सब एटॉमिक स्तर के बारे में बात कर रहे हैं और इसे समझकर हम उस ब्रह्मांड को समझते हैं जिसमें हम रहते हैं और यहाँ तक कि हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा और ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हम इंसानों के काम आए। तो अगर हम इतने छोटे स्तर पर काम करने जा रहे हैं और हम कुछ ही समय में देखेंगे कि ये स्तर कितना छोटा है, तो हमारे पास नापने के लिए कुछ इकाइयाँ होनी चाहिए और यह वीडियो द्रव्यमान पर, मास पर केंद्रित है। हम इतने छोटे स्तर पर द्रव्यमान को कैसे मापते हैं? तो ऐसा करने के लिए केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत पहले से एक इकाई का उपयोग किया जाता रहा है जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और इसे पहले AMU के रूप में लिखा जाता था। हिंदी में इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं और आजकल इसका नया रूप एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट उपयोग किया जाता है जिसे AMU के बजाय केवल U से दर्शाया जाता है। तो यह यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट U द्रव्यमान की उन बड़ी इकाइयों से कैसे जुड़ती है जिनका इस्तेमाल हम अपनी आम जिंदगी में करते हैं, जैसे ग्राम या किलोग्राम। तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को 1.660540 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर माना गया है। अब इसे देखकर आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल, और जो बिल्कुल सही है, वो ये होगा कि ये 10⁻⁻27 तो बहुत ही छोटा है। इसे समझने के लिए आप इसे लिख कर देख सकते हैं। पहले 0 होगा, फिर एक दशमलव होगा, पॉइंट होगा और फिर 26 जीरोस होंगे और उसके बाद आप 1660540 लिखेंगे। तो ये बहुत 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 ही छोटा है। हम सोच भी नहीं सकते इतना छोटा। हम इसे केवल गणित के जरिए ही समझ सकते हैं। अब दूसरी बात जो आपको अजीब लग सकती है कि ये नंबर थोड़ा अटपटा सा है, 1.660540। इसे इस तरह से क्यों तय किया गया? तो इसका जवाब ये है कि ये परिभाषा चीज़ों को बहुत आसान बना देती है, खासकर जब हम किसी परमाणु या उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं। मोटे तौर पे कहें तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई 1U होता है और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग एक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1U। असल में एक प्रोटॉन 1U से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग 1.007U, लेकिन हम इसे एक मान सकते हैं। और न्यूट्रॉन वास्तव में प्रोटॉन से भी थोड़ा भारी होता है, ये लगभग 1.008U होता है। अब इसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इसका द्रव्यमान इन दोनों के मुकाबले बहुत ही कम होता है। ये एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का लगभग 2000वां हिस्सा होता है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि एक परमाणु जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से बना है, उसका कुल द्रव्यमान मुख्य रूप से उसके नाभिक में, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। तो अगर आपको नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता है तो आप उसके परमाणु द्रव्यमान का, एटॉमिक मास का काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बात आप यहाँ इन तत्वों की आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। हम बाकी के वीडियोस में आवर्त सारणी को और गहराई से समझेंगे, लेकिन यहाँ आप कुछ रोचक चीज़ें देख सकते हैं। जैसे हर तत्व का एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है, जैसे H हाइड्रोजन को दर्शाता है। इसके बाद आवर्त सारणी में सबसे ऊपर दी गई संख्या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है, जो बताती है कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं और कोई भी तत्व उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या से ही पहचाना जाता है। तो कोई भी परमाणु जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन कहलाएगा, जिसके नाभिक में एग्जैक्टली 20 प्रोटॉन है वो कैल्शियम होगा और जिसके नाभिक में 36 प्रोटॉन है वो क्रिप्टॉन होगा। तो आपके हिसाब से हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? वीडियो को पॉज करें और इस बारे में सोचें। तो हम जानते हैं कि सभी हाइड्रोजन परमाणुओं में एक प्रोटॉन होता है, लेकिन असल में हाइड्रोजन के अलग अलग रूप पाए जाते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। प्रकृति में मिलने वाले ज़्यादातर हाइड्रोजन्स में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कुछ ऐसे रूप भी हैं जिनमें 1 या 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लगभग 99.98% हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। और अगर यह एक उदासीन, एक न्यूट्रल हाइड्रोजन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जब प्रकृति में एक ही तत्व अलग अलग रूपों में मिलता है तो इसके लिए हम एक खास शब्द का उपयोग करते हैं। हम इन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं।
तो अलग अलग समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या तो एक ही रहेगी क्योंकि वो एक ही तत्व है ना, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो अगर ये हाइड्रोजन का सबसे आम रूप है, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन वाला, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान बस एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का योग होगा। और मोटे तौर पे देखें तो यह एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है। तो हम मान सकते हैं कि इसका द्रव्यमान लगभग 1 U होगा। अब अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बिल्कुल सटीकता से जोड़ें तो हमें 1.008 U के करीब की संख्या मिलती है, और यही संख्या आप आवर्त सारणी पर भी देखते हैं। अब ये जो संख्या है, हालांकि ये हमारे बताए गए हाइड्रोजन के काफ़ी करीब है, लेकिन असल में ये अलग अलग समस्थानिकों की उपस्थिति और उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता, प्रतिशत उपलब्धता को ध्यान में रखकर निकाला गया औसत परमाणु द्रव्यमान है। ये 1.008 U के इतने पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास मौजूद अधिकतर हाइड्रोजन इसी समस्थानिक के रूप में पाया जाता है। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई तत्व है जिसके 2 समस्थानिक है, और मान लीजिए कि प्रकृति में इसकी प्रतिशत उपलब्धता कुछ ऐसी है कि 80% हिस्सा पहले समस्थानिक का है जिसका द्रव्यमान 5 U है, और बाकी 20% हिस्सा दूसरे समस्थानिक का है जिसका द्रव्यमान 6 U है। तो प्रतिशत के हिसाब से कैलकुलेट करने पर हमें औसत परमाणु द्रव्यमान 5.2 U मिलेगा। असल में आवर्त सारणी पर दी गई संख्याओं की गणना भी इसी तरह से की जाती है। वे किसी तत्व के सिर्फ एक समस्थानिक का द्रव्यमान नहीं है, बल्कि उनके अलग अलग समस्थानिकों की प्रतिशत उपलब्धता के आधार पर कैलकुलेट किया गया औसत परमाणु द्रव्यमान है। इसीलिए तत्वों की आवर्त सारणी पर इस संख्या को औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास के रूप में जाना जाता है। अब पुरानी केमिस्ट्री की किताबों में, यहाँ तक कि जब हमने भी पहली बार केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो इस संख्या को परमाणु भार, एटॉमिक वेट कहा जाता था, और ये सुनने में सही नहीं लगता क्योंकि हम यहाँ द्रव्यमान की, मास की बात कर रहे हैं, न कि भार की, वेट की। और अगर आपको द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर अभी नहीं पता है तो आप आगे चलकर इसे ज़रूर सीखेंगे। तो यहाँ असल में हम औसत परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। चलते चलते एक छोटी सी बात जो आपके काम आ सकती है, कभी कभी आप आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान यानी रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में सुनेंगे। तो असल में आवर्त सारणी में क्योंकि हर संख्या के बाद छोटा u नहीं लिखा होता, तो ये संख्याएं बिना किसी इकाई के यानी यूनिटलेस होती हैं, इसीलिए इन्हें आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि औसतन एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 12 गुना होगा। अब अगर यहाँ पर इकाइयाँ U लगा देते तो वास्तव में ये औसत परमाणु द्रव्यमान होता, लेकिन हमारे समझने के लिए जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, हम इन संख्याओं को देखकर कह सकते हैं कि ठीक है, अगर ऑक्सीजन का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 16 है तो इसका औसत परमाणु द्रव्यमान 16 U होने वाला है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान का यह कॉन्सेप्ट बहुत ही काम की चीज़ है।